बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हमेशा की तरह हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। शो में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, स्वागत करते हैं इनका। और साथ ही हमारे साथ आज है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, आपका भी स्वागत है। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, परिचय करा दें। कुशल से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल और टीवीएस मैनेजमेंट पे क्या है बड़ा बदलाव। आशीष बताएंगे स्टील कंपनियों के लिए क्या है खास और डी लिस्टिंग के नए नियमों में की मंजूर में क्या है खास, बताएंगे ब्रजेश कुमार। वही जुबलेंट फूड की क्या है बड़ी डील, बताएंगे हमें वरुण। और चेतन से जानेंगे एथेनॉल पर क्या है खास खबर। सबसे पहले बाजार के हाल पर एक नजर डाल लेते हैं। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी गिरावट आज देखी गई और भारी गिरावट के साथ बाजार बंद भी हुआ। सेंसेक्स 740 पॉइंट गिरकर 48,440 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 225 पॉइंट गिरकर 14,325 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 287 पॉइंट गिरकर बंद हुआ और मेटल सेक्टर को छोड़ बाकी सभी सेक्टर बिकवाली के ही आज शिकार हुए। एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या संकेत आज हमें दिए हैं कि आंकड़ों के जरिए समझते हैं। एफआईआई ने कैश मार्केट में 3,384 करोड़ रुपए की बिकवाली की है आज। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,268 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में खरीदारी की। आइए अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन इस तेज गिरावट के क्या मायने हैं। वायदा कारोबार की मार्च सीरीज के आखिरी दिन बेहद कमजोरी भरा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। शुरुआत सुस्त हुई और उसके बाद जहां खुले वहां से बिकवाली का दबाव लगातार आता गया। एक के बाद एक कई सारे अहम लेवल बाजार ने तोड़े। जो पिछले हफ्ते के लोज जो बाजार में बने थे वो भी टूटते हुए नजर आए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और दिन के निचले स्तरों पर बाजार तेजी से गिरते हुए दिखे। आखिरी 1.5-2 घंटे में हल्की रिकवरी निचले स्तरों से आई और इस रिकवरी को लीड किया बैंक निफ्टी ने। 32,500 के आसपास पहुंचने के बाद फाइनली रिकवर होकर बैंक निफ्टी 33,000 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा और निफ्टी 14,250 के आसपास पहुंचने के बाद रिकवर होकर 14,300 के ऊपर बंद रहने में कामयाब रहा। लेकिन अब तक के पिछले पूरे 4 हफ्तों की सबसे नीचे की क्लोजिंग आपको देखने को मिली, यानी कि मार्च के महीने के सबसे लोएस्ट लेवल। और ठीक पिछले साल मार्च के महीने में शुरुआती 25 दिनों में बाजार 10 दिन नीचे बंद हुए। इस बार भी एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। शुरुआती 25 दिनों में 10 दिन बाजार बंद हुए नीचे की तरफ। वजह एक और ग्लोबल मार्केट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफर्ट नहीं है, हल्की फुल्की बिकवाली का दबाव है। दूसरा, कोरोना के मामले जिस तरह से तेजी से फिर बढ़ रहे हैं, लोगों को डर है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। तीसरा, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली लगातार होती दिख रही है और दमदार होती दिख रही है। तो तीसरा कारण सबसे बड़ा है। अब बीच बीच में जो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आती है वो इस लिहाज से आती है कि तेजी का मार्केट है तो लोग सोचते हैं कि थोड़ी बहुत चुनिंदा खरीदारी की जाए। दूसरा ये कि ओवरसोल्ड मार्केट है तो हल्की फुल्की रिकवरी आती है, लेकिन उस रिकवरी में फिर से ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करने या फिर शॉर्ट बनाने में लगे हैं या फिर फंड्स वहां पर बेचने में लगे हैं। इस वजह से बाजार का मूड माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन बेहद कमजोरी और बेहद खराब रहे, जहां पर अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब तरह के शेयरों में जबरदस्त मुनाफा वसूली होती दिखी है। आज के बाजार पे कारोबार के मायने तो हमने समझ लिए, अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए, बाजार के लिए हम संकेत भी समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज जो बाजार में तेज गिरावट देखी गई, कौन से सेक्टर रहे लाल निशान में, कहां पर अच्छी खासी तेजी देखी गई, समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। बताइए कुशल। जी, तो मंथली एक्सपायरी के दिन बाजारों में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इनफैक्ट सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो ये वॉलेटिलिटी जो है और ज्यादा गहराती हुई नजर आई, जहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में आईओसी, मारुति सुजुकी इनफैक्ट करीब 4% लुढ़कता हुआ नजर आया। साथ ही कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल पर भी दबाव देखने को मिला। बढ़ने वाले शेयरों में मेटल स्पेसिफिक थे और साथ ही बैंक्स में भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिला। कुछ एक चुनिंदा बैंक जो थे और साथ ही एनबीएफसी वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं लेकिन अगर आप मारुति सुजुकी के साथ साथ देखें बाकी और भी ऑटो स्पेस से जो कंपनियां हैं, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली साफ तौर पर आज दर्ज होती हुई नजर आई। साथ ही पीएसयू बैंक्स पर भी आज हमें लगातार फिर से दबाव देखने को मिला, जिसमें यूको बैंक लीड कर रहा था। रियल्टी स्पेस यहां पर भी दबाव जो है लगातार जारी है, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स शामिल है। और एफएमसीजी यहां पर भी जो है पिछले कुछ दिनों में जिस आपकी तेजी इसमें बनी थी, पर कहीं ना कहीं ये सेक्टर भी जो है मुनाफा वसूली की चपेट में फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आईटी स्पेस
यहाँ पर भी जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसमें विप्रो, इन्फोएज, जस्ट डायल जैसे स्टॉक्स पर भारी दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। और अंत में मेटल स्पेस ये एकमात्र इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल, टाटा स्टील जैसे शेयरों में 3-3.5% का इंट्राडे अपमूव हमें देखने को मिला। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करें तो सेल जो है श्रीकांत जी ने आपको रेकमेंड किया था, साथ ही जीएसपीएल के फ्यूचर्स, ये भी सेठी साहब की कॉल थी आज के लिए। और जुबिलेंट फूड और पीवीआर पर भी जो है आपको रिकमेंडेशंस दी गई थी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो मंथली एक्सपायरी थी वो काफी वॉलेटाइल रही। अब नई सीरीज की जो शुरुआत है वो कल से होती हुई दिखेगी, तो देखते हैं बाजार का मूवमेंट कल कैसा रहता है। बिल्कुल, कुशल से हमने समझ लिया बाजार पर और डिटेल में हाल। अब श्रीकांत जी, हमारे आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, बाजार की इस गिरावट में फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ये हम आपसे सबसे पहले समझेंगे। साथ ही कल के लिए अगर किसी को ट्रेड करना हो तो आपकी इंट्राडे पिक कौन सी होगी, और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू में कहां रखें? बिल्कुल, तो देखिए वैसे जो निफ्टी है उसमें एक बात तय है कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था इंट्राडे में, और तब हम लोगों ने 14,250 के स्तर निफ्टी पे देखे थे, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखी थी जो 14,500 तक लगभग लेके गई थी। तो ये हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट डीपली ओवरसोल्ड है। और अगर आप उसमें देखें तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट चल चुका था। तो अगर एक दायरा रखें तो हमें लगता है कि मार्केट धीरे धीरे ओवरसोल्ड होते जा रहे हैं। और जितने भी डिफेंसिव सेक्टर्स है जैसे कि आईटी, फार्मा, यहाँ पे हमें लगता है कि और यहाँ से बिकवाली होनी लगभग डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखें उन सब स्टॉक्स के अगर लेवल्स देखें तो तकरीबन 10 से 15% वो सब नीचे है। तो हमें लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि पैंडेमिक इशू के वजह से या तो फियर की वजह से हम शायद मार्केट में एक बार वापस 14,250 के लेवल्स को रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे टिकना मुश्किल लग रहा है मुझे लगता है कि जो भी अर्ली वीकनेस कल के दिन में देखने मिलेगा वहां से हमें एक रिकवरी देखने मिलती है। और इसी वजह से हमें लगता है कि 14,250 से लेकर 14,550 का एक रेंज लग रहा है आने वाले 2 या 3 दिन के लिए, और 14,500 के ऊपर हमें अच्छी तेजी देखने मिलेगी। साथ ही साथ मुझे लगता है वेरी शॉर्ट टर्म में आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न बना है। कोई भी करेक्शन अगर आए तो बाय कीजिए। 557 का स्टॉप लॉस रखें और 590 के टारगेट्स हम रख सकते हैं। वैसे ही जैसे कि हमने शॉर्ट टर्म में अच्छी मेटल्स में खरीदारी देखी है, तो शॉर्ट टर्म में स्टील अथॉरिटी को बाय करके चल सकते हैं। 75-76 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है तकरीबन 68.5 का। तो शॉर्ट टर्म में खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में करने की सलाह श्रीकांत जी की, और हफ्ते भर का नजरिया सेल में रख सकते हैं, ऐसा रेकमेंडेशन श्रीकांत चौहान ने दी है। बातचीत इनसे जारी रहेगी, लेकिन दिन भर की कुछ और बड़ी खबरों का रुख अब कर लेते हैं। और उसमें सबसे जरूरी था, आज मार्केट रेगुलेटर सेबी की बोर्ड की अहम बैठक हुई। कई प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिली है, जिस पर कल हमने हमारे सहयोगी ब्रजेश से चर्चा भी की थी। उनमें से कौन से जो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं आज समझते हैं। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, सेबी बोर्ड ने कई सारे अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जिसमें सबसे अहम है कि जो डीलिस्टिंग के नियम हैं इनमें कई सारे बदलाव जो है किए गए हैं। कई सारे बदलावों को मंजूरी दी गई है, जैसे कि प्रमोटर्स को एक इंडिकेटिव ऑफर प्राइस देना पड़ेगा, और ये जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस होगा ये जो फ्लोर प्राइस है उससे नीचे नहीं होगा। साथ ही उनको ये बताना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए कि वो डीलिस्टिंग करना चाहते हैं, और जो भी अनकन्फर्म्ड बोलियाँ होंगी वो बुक बिल्डिंग की जो विंडो होती है वहाँ पर नहीं दिखेगी। हमने वेदांता के केस में देखा था कि काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न जो है इसी की वजह से फैल गया था। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है वो इसको डीलिस्टिंग नियमों को लेकर किया गया। साथ ही आईपीओ स्टार्टअप के जो आईपीओ हैं उनको किस तरह, उनकी लिस्टिंग को किस तरह से आसान बनाया जाए, दिक्कतें दूर की जाए, उससे जुड़े कई सारे नियम जो है वो बदले गए हैं। जैसे कि 25% या उससे ज़्यादा जो शेयर रखने वाले निवेशक हैं उनके लिए होल्डिंग की जो मियाद है, अभी 2 साल की मियाद की शर्त थी, तो उसको घटाकर 1 साल कर दिया गया है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए जो सुपीरियर वोटिंग राइट है उसका भी कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टार्टअप के फाउंडर होते हैं वहाँ पे नया निवेशक आता है, और कई बार फाउंडर ही कंपनी से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये रास्ता दिया जाएगा कि वो पैसे भी जुटा सकें और कंपनी में अपनी पकड़ भी बना रखें, इसलिए सुपीरियर वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया जाएगा। साथ ही एंकर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी मर्जी के हिसाब से ज़्यादा शेयर अलॉट करने की छूट जो है वो दी जाएगी। कई और फैसले जैसे कि एनालिस्ट की जो कॉन कॉल होती है उसका सारा डिटेल जो है 24 घंटे के अंदर पब्लिक करना पड़ेगा। साथ ही
जो उसका ट्रांसक्रिप्शन है वो 5 दिन के अंदर अपलोड करना पड़ेगा, ताकि पता चल सके कि एनालिस्ट कौन कौन में कंपनी ने क्या क्या चीज़ें शेयर की हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। साथ ही कंपनियों के नतीजे जो मंजूर होते हैं बोर्ड से, उसके 30 मिनट के भीतर उसको पब्लिक करना पड़ेगा। अभी नियम यह है कि बोर्ड की मीटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद नंबर जो है जारी किए जाते हैं। इसमें लीकेज की जो संभावना है, लीकेज की जो आशंका है, वो कम करने की कोशिश की गई है। कुछ कंप्लाइंसेस हैं, जैसे टॉप 1000 कंपनियां जो हैं उनके लिए भी अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना ज़रूरी होगा। अभी तक ये नियम सिर्फ टॉप 500 कंपनियों पर था। टॉप 1000 कंपनियों के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी ज़रूरी किया जा रहा है। साथ ही जो बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का नियम भी टॉप 1000 कंपनियों के लिए ज़रूरी किया जाएगा। इसके अलावा कई और छोटे छोटे फैसले हैं जिन्हें सेबी बोर्ड ने मंजूर किया है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश। सेबी की बोर्ड बैठक के प्रस्तावों को मंजूरी जो मिली है उन तमाम बातों को हम तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मेटल सेक्टर का जरा रुख कर लेते हैं, जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है और क्यों चमक बढ़ सकती है स्टील कंपनियों की। समझते हैं पूरी खबर। हमारे साथ है आशीष। आशीष, जरा बताइए क्या अच्छी खबर आने वाली है स्टील कंपनियों के लिए? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि स्टील कंपनी जो है कीमतें करीब 2000 रुपए से 3000 रुपए प्रति टन बढ़ा सकती हैं और अगर ऐसा होता है तो लगातार 8वां महीना ऐसा होगा जब स्टील कंपनी दाम बढ़ाएंगी। लगातार कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड देखा जा रहा है और दरअसल अगर आप देखें तो अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से, क्योंकि थोड़े दिन पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि चाइना का शेयर टैंक्शन, वहां पर अगर आप देखें तो सरकार ने निर्देश दिया है स्टील मिलों को कि उन्हें अपना जो एमिशन है वो करीब 30 से लेकर 50% तक घटाना होगा। प्रमुख शहर है चाइना में अगर आप देखें स्टील उत्पादन के लिहाज से, जिसके चलते देखिए जेपी मॉर्गन ने भी अपनी एक रिपोर्ट निकालकर ये कहा था कि वहां पर जो उत्पादन है इसमें 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है। शहर से अगर आप देखें तो करीब 14 करोड़ टन के आसपास का उत्पादन होता है, तो काफी सिग्निफिकेंट है। खबर के बाद हमने देखा भी था कि चाइना में जो आयरन ओर के फ्यूचर्स हैं वहां पर गिरावट देखने को मिली थी, करीब 6 से 8% की बिकवाली वहां पर देखने को मिली थी। कोक के प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन जो घरेलू कंपनीज हैं इन्हें दरअसल अगर देखा जाएगा तो एक बढ़िया इसके लिए भी मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले अगर आप देखें तो भारत में जो कीमतें हैं वो अभी भी डिस्काउंट पर चल रही हैं। इसके लिए यहाँ से बढ़त का हेडरूम अच्छा खासा विजिबल है। एक और खास बात यह भी कि अक्रॉस द इंडस्ट्री अगर आप देखें तो मांग बेहद सपोर्टिव नजर आ रही है। ऑटो कंपनीज से मांग बढ़ी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अगर आप देखें तो वहां पर भी कंपनीज ने प्राइस हाइक किया है, मांग काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दोबारा शुरू हो गई है, जिसके चलते देखिए कि कंपनीज को फायदा मिलते हुए नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा फायदा होगा देखिए जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सेल पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड, इनफैक्ट आयरन ओर के सरप्लस है इनके पास, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी। टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, कल्याणी स्टील जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर भी फोकस रखना होगा। बहुत शुक्रिया आशीष, मेटल स्पेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमको बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज है आपके पास कमाई का ऑप्शन कल के लिए। नमस्ते स्वाति जी, और इस सेगमेंट के दर्शकों को मेरा नमस्ते। आज मैं बजाज फाइनेंस का पुट लेकर आया हूँ। हमेशा की तरह 2 लाता था और आज मैं 1 ही लाया हूँ, और कल भी मैंने 1 ही पुट दिया था। तो पुट खरीदना मुझे खास समझ में नहीं आता है, लेकिन इस वक्त मार्केट ऐसा है, इसीलिए जो समझ में आ रहा है अभी वही रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, सुबह खुलेगा मार्केट या खुलने के पहले जो अनिल जी का व्यू होगा उसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर वो लगता है उनको कि मार्केट नीचे जाएगा तभी ये पुट लें बजाज फाइनेंस में। ठीक है जी, अब मैं शुरू करता हूँ। तो बजाज फाइनेंस का अप्रैल सीरीज का 5100 का पुट आप खरीद सकते हैं, जो आज करीब 215 रुपए पे बंद हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस रखिए 185 रुपए का, आपका टारगेट रहेगा 260। स्टॉक थोड़ा वीक है, पर आज सेटलमेंट की कमजोरी थी, उसकी वजह से सब नीचे थे। हो सकता है शुक्रवार को मौसम बदल जाए, तो ये बहुत आवश्यक है कि सुबह आप जी बिजनेस को ध्यान से सुने और अनिल जी के व्यू हिसाब से काम करें। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, शो में शामिल होने के लिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। कल हो रही है अप्रैल सीरीज की शुरुआत, कैसा रह सकता है बाजार का हाल, बता रहे हैं अनिल जी। कल से अप्रैल सीरीज की शुरुआत होगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी होगा। मूड माहौल तो थोड़ा सा कमजोरी वाला है ही।
भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में थे, 40-50 पॉइंट ऊपर, यानी कि एक शांत सा ट्रेडिंग सेशन शायद अमेरिका में होगा। ओवरसोल्ड मार्केट जरूर है और लॉन्ग पोजीशंस के रोल ओवर्स भी कम होते हुए दिखे, लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी है। जहां बंद हुए उसके आसपास ही सपोर्ट है 14,200-250, इसके नीचे जाने पर थोड़ी कमजोरी और बढ़ेगी। ऊपरी स्तरों पर अब जब तक 14,500, 14,550 की रेंज को पार न करें तब तक बाजार के लिए ताकत दिखाना काफी मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी भी 32,250, 32,450 की रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर अब 33,600, 33,850 वो लेवल है जहां पर जाकर बैंक निफ्टी अटकता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें तो कमजोरी का है। अगर आप रिकवरी आएगी तो मुश्किल से टिकेगी, इस बात की भी संभावना पूरी है। तो अब आपको दो चीजें चाहिए बाजार में रिकवरी के लिए, एक ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रहे, दूसरा एफआईज की बिकवाली के बजाय खरीदारी आती दिखे। कोरोना का डर है लेकिन वो फिर भी बाजार संभाल सकता है, लेकिन जब तक ग्लोबल मार्केट्स मजबूत ना हो और एफआईज का फिर से खरीदारी का रुझान ना हो तब तक बाजार के लिए ऊपरी स्तरों पर टिक पाना मुश्किल रहेगा। कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी के बाद अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया है हमारे साथ। सुमित जी, बहुत स्वागत है। कल के लिए क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, एक पुट है और एक कॉल है, यानी एक तेजी का है और एक मंदी का है। तो मंदी के साइड का बजाज ऑटो है, 3500 का पुट लेने का सलाह रहेगा 110 के आसपास। 85 का देखिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी काम नहीं करेंगे जो भी लोग अभी हमको सुन रहे हैं और जो भी ट्रेड लेंगे। 85 के स्टॉप लॉस से 110 का पुट लेना है, टारगेट 140 से 150 का होगा बजाज ऑटो में 3500 वाला। दूसरा जो कॉल साइड में है वो है मेटल सेक्टर का टाटा स्टील। टाटा स्टील और मेटल सेक्टर पूरा मुझे मजबूत लग रहा है, तो टाटा स्टील में 720 का कॉल 40 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 30 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट बनेगा 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का। कल अगर मार्केट में रिकवरी आई तो ये कॉल अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होगी, श्रीकांत जी से समझते हैं, बताइए सर। तो देखिए यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म पिक के ऊपर ध्यान देना है तो मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है और इस बार के अगर विनर्स अगर कोई है तो वो सीमेंट स्टॉक्स थे और इसी वजह से हमें लगता है कि वहां पे अंबुजा सीमेंट पे हम एक लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। तकरीबन वो 295 के करीब का बंद है, हमें 285 का स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पे 320 और 325 के टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि एसीसी और अल्ट्राटेक सीमेंट भी करेक्शन आने वाले दिनों में जो भी करेक्शन दिखाते हैं उसमें उसे बाय करके चले। तो सीमेंट सेक्टर पे आप खासा ध्यान रखें आने वाले सीरीज के लिए और आने वाले कुछ महीनों के लिए। लॉन्ग टर्म पे अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान की। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ शो में शामिल हुए और साथ ही तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया। आज के शो में बस इतना ही।